हेलो दोस्तों, अगर आप फिजिक्स को समझना चाहते हैं, तो आपको कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स में स्वागत है। मैं हूं भृगुपति हांसदा। मैं आईआईटी खड़गपुर से 2016 बैच में पास आउट हुआ हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम सब साथ में मिलकर फिजिक्स को समझते हैं। ओके, तो हम आज कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स का चैप्टर 2 शुरू करते हैं, जिसका टाइटल है फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। तो इसमें हम देखेंगे फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स में क्या रिलेशन है, और इसमें वेक्टर एंड स्केलर को कैसे यूज किया जाता है, कैसे डिफाइन किया गया है, उसके बारे में देखेंगे। इक्वालिटी ऑफ वेक्टर्स, उसके बारे में देखेंगे। एडिशन ऑफ वेक्टर्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय ए नंबर, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स, डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, उसके बारे में भी देखेंगे। क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, उसके बारे में भी देखेंगे। और डिफरेंशियल कैलकुलस, उसके बारे में देख सकते हैं थोड़ा बहुत, टाइम मिलेगा तो। मैक्सिमा एंड मिनिमा, इंटीग्रल कैलकुलस, सिग्निफिकेंट डिजिट इन कैलकुलेशन, एरर्स इन मेजरमेंट। तो हम आज वेक्टर के बारे में पढ़ सकते हैं, और नेक्स्ट उसका जो पार्ट होगा सेकंड पार्ट में, उसमें हम कैलकुलस और मैक्सिमा मिनिमा, उसके बारे में, ग्राफ्स के बारे में, उसके बारे में पढ़ सकते हैं। तो चलिए आज देखते हैं फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स के बारे में, थोड़ा बहुत समझते हैं। तो फिजिक्स पढ़ने के लिए हमें मैथमेटिक्स का बहुत ज़रूरत होता है। क्यों ज़रूरत होता है? क्योंकि बिना मैथमेटिक्स का हम फिजिक्स को अच्छी तरह से समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि बहुत सारा फॉर्मूला हमें लिखना पड़ता है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है, और ऐसे बहुत सारी चीज़ होते हैं जिनको हमें मैथमेटिकली एक्सप्रेस करने पे थोड़ा इजी होता है। तो इसमें हमें बहुत सारे टेक्निक होता है, जैसे अलजेब्रा, ट्रिगोनोमेट्री, ज्योमेट्री, ये सब टेक्निक को हम यूज करेंगे, एज वेल एज वेक्टर अलजेब्रा, डिफरेंशियल कैलकुलस एंड इंटीग्रल कैलकुलस। तो ये सब मैथमेटिक्स का पार्ट है, और इसको हमें फिजिक्स में यूज करना पड़ेगा, तो उनके बारे में हमें जानना पड़ेगा। तो वेक्टर एंड स्केलर, इनके बारे में हम जानते हैं कि ये क्या होता है। तो दो तरह की चीज होते हैं, एक वेक्टर होता है और एक स्केलर होता है। तो यहाँ पे जैसे आपको कोई वेलोसिटी का कंपोनेंट दिया है, जैसे 5 मीटर पर सेकंड, या फिर यहाँ पे जैसे दिखाया है 3 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पे इसका एक डायरेक्शन है। तो जिसका डायरेक्शन होता है उसको हम क्या बोलते हैं? वेक्टर बोलते हैं। ठीक है। और जिसका कोई डायरेक्शन नहीं है, अगर 5 मीटर लेंथ हम बोलेंगे, 5 मीटर लेंथ, तो ये एक स्केलर क्वांटिटी हो जाएगा, क्योंकि इसका कोई डायरेक्शन नहीं है, कोई दिशा नहीं है। इसी तरह हम देखते हैं कि वेक्टर से हमें क्या फायदा होता है। वेक्टर से जैसे हमें दो वेलोसिटी, दो डायरेक्शन का वेलोसिटी दिया है, तो उसको ऐड करने में भी हमें बहुत इजी होता है, ये वेक्टर और स्केलर के माध्यम से। तो इसका यूज करके, जैसे कि अ, हम बोलेंगे एक बॉल पहले 5 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी में इधर भी जा रहा है एक्स एक्सिस में, और वाई एक्सिस में 5 मीटर पर सेकंड इधर भी जा रहा है। तो उसका रिजल्टेंट वेलोसिटी, टोटल वेलोसिटी कितना होगा? तो इनका अगर हम वेक्टर एडिशन करेंगे, तो हमें इसका डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में जा रहा है, और टोटल इसका जो कितना होता है, वो भी हमें पता चल जाएगा, जो कि यहाँ पे √5² + 5² है। बाई वेक्टर एडिशन हमें पता चल जाता है। तो वेक्टर क्या है? जिसका डायरेक्शन है। और स्केलर क्या है? जिसका कोई डायरेक्शन नहीं है। इसमें आप पढ़ सकते हैं कि वेक्टर और स्केलर किसको किया जाता है, यहाँ पे डिफाइन किया गया है, और यहाँ पे भी वेक्टर का होगा, जो कि आपको पढ़ने पे थोड़ा बहुत अच्छे से समझ में आ सकता है। अगर यहाँ पे आपको समझ में नहीं आ रहा है, पर जिसका
डायरेक्शन होता है उसको हम वेक्टर बोलते हैं, और जिसका डायरेक्शन या फिर दिशा नहीं होता है उसको हम स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। तो वेक्टर को हम जनरली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? वेक्टर्स आर डिनोटेड बाय पुटिंग एन एरो ओवर द सिंबल रिप्रेजेंटिंग देम। thus वी राइट AB बार, ठीक है, AB के ऊपर एक एरो दिया गया BC बार एटसेट्रा। समटाइम्स ए वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय ए सिंगल लेटर सच एज VF एटसेट्रा। तो यहाँ पे वेलोसिटी को हम दिखाते हैं तो उसके ऊपर हम एक एरो दे देंगे, तो इसका मतलब ये है कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि इसका डायरेक्शन है। ये एरो हमें रिप्रेजेंट करता है कि इसका एक डायरेक्शन है। फोर्स का भी एक डायरेक्शन है, तो इसीलिए फोर्स इज ऑल्सो ए वेक्टर क्वांटिटी। ओके, तो इसी तरह हम जाते हैं इक्वालिटी ऑफ वेक्टर्स के ऊपर कि हमें कैसे पता चलेगा कि दो वेक्टर इक्वल हैं। टू वेक्टर्स representing two values of the same physical quantity are called equal if their magnitudes and directions are same। अगर उनका मैग्नीट्यूड और उनका डायरेक्शन दो चीज अगर सेम हो जाएगा तो उनको हम सेम वेक्टर बोलते हैं। जैसे और उनका क्या होना चाहिए? ऑफ द सेम फिजिकल क्वांटिटी। जैसे ये एक वेक्टर है 5 मीटर पर सेकेंड इन एक्स डायरेक्शन आई कैप, ठीक है, एक्स डायरेक्शन में, और एक है एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्स डायरेक्शन में ही, सेम डायरेक्शन में। दोनों का क्या मैग्नीट्यूड क्या है? 5 मीटर 5 है, और डायरेक्शन भी सेम है, पर वो दोनों सेम फिजिकल क्वांटिटी के नहीं है। ये एक्सेलरेशन है और ये वेलोसिटी है, तो इन दोनों का हम इक्वल नहीं कर सकते हैं, इक्वालिटी नहीं होगा इनका, क्योंकि एक वेलोसिटी है एक एक्सेलरेशन है। तो हमें तीन चीज को ध्यान में रखना पड़ेगा। सेम फिजिकल क्वांटिटी होना चाहिए, अगर वेलोसिटी है तो वेलोसिटी होना चाहिए, अगर एक्सेलरेशन है तो एक्सेलरेशन होना चाहिए, उनका मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, उनका डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए, तभी तभी एक वेक्टर दूसरे वेक्टर से इक्वल होता है। एडिशन ऑफ वेक्टर्स, तो वेक्टर का हम कैसे एडिशन करेंगे? द ट्रायंगल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन इज ऑलरेडी डिस्क्राइब्ड अबव। इफ A and B are two vectors to be added, a diagram is drawn in which the tail of B coincides with the head of A। पहले A को ड्रॉ करेंगे वेक्टर एडिशन में। अगर हम A और B को ऐड कर रहे हैं, पहले A प्लस B करेंगे तो B यहाँ से अब स्टार्ट होगा, अगर इसका डायरेक्शन ऐसा है। अगर इसका डायरेक्शन ऐसा होगा तो आप ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, पर इसका जो टेल है बी का, उसको ए के जो एरो जहाँ पे खत्म हो रहा है वहां से आप शुरू करेंगे, और फिर आप लाइन ऐसे खींचेंगे तो ये ए प्लस बी होगा, या फिर आपका ये होगा, अगर ये बी वेक्टर है तो ए प्लस बी आपका ये होगा, ठीक है। तो ट्रायंगल मेथड से हम ट्रायंगल रूल से हम वेक्टर का एडिशन कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे दिया गया है, पहले ए दिया गया फिर बी, और ये है ए प्लस बी, ठीक है। या फिर आप ऐसे, आपको ए वेक्टर ऐसा दिया है और बी वेक्टर ऐसा दिया है, तो आप इसको इधर शिफ्ट कर सकते हैं। वेक्टर को हम आराम से एक जगह से दूसरे जगह शिफ्ट कर सकते हैं, हमें ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, पर उनका डायरेक्शन सेम होना चाहिए। तो अभी हम दो वेक्टर को ऐड कर रहे हैं, जैसे ए और बी वेक्टर है, यहाँ पे ए वेक्टर इतना तक है और बी वेक्टर ये है, ठीक है, बी वेक्टर ये है। तो अब हम ऐड करेंगे, तो ऐड करने पे हमारा ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड कितना आ रहा है? इतना, ये है ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड का वैल्यू। तो ए डी इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी। तो ए डी को हम कैसे निकालेंगे? ट्रायंगल रूल से निकालेंगे। ए बी प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर। तो यहाँ पे हम, क्योंकि इसका वैल्यू ए है ऑलरेडी, ए वेक्टर का वैल्यू ए है और बी वेक्टर का वैल्यू बी है, और ये थीटा एंगल में दोनों
एंगल ए और बी के बीच में, ए एंड बी के बीच में एंगल कितना है, एंगल इज थीटा। ओके, तो इन दोनों के बीच में थीटा एंगल है, तो ये देखिए ये बी वेक्टर को आप इधर ले आएंगे तो आपको इन दोनों के बीच में एंगल थीटा मिलेगा। ठीक है, एंगल आपको जानने के लिए क्या करेंगे, एक वेक्टर को ऐसे रख देंगे, दूसरे वेक्टर को ऐसे रख देंगे, दोनों का टेल एक जगह पे होगा पिछवाड़ा, और उन दोनों के बीच में जो एंगल होगा उसी को आप एंगल पकड़ेंगे। तो इन दोनों के बीच में एंगल थीटा है, और इसको हम पुट करेंगे, ये ए है, ये कितना होगा, ये भी थीटा है, तो ये कितना होगा, बी कॉस थीटा, और ये बी साइन थीटा है। ठीक है, तो ए प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस बी बी साइन थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर। दस द मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी इज, एडी का स्क्वायर था ये, तो ए बी का मैग्नीट्यूड कितना होगा, रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे तो आपको थोड़ा इजी हो सकता है, नहीं तो आप निकाल भी सकते हैं। इट्स एंगल विथ ए इज अल्फा वेयर, अगर ये इसका ये जो रिजल्टेंट का ये एंगल अल्फा है, यहाँ पे दिया गया है, तो ये एंगल हम कैसे निकालेंगे, टेन अल्फा इज इक्वल टू हमें कितना पता है, डी ई डिवाइडेड बाई ए, डी ई डिवाइडेड बाई ए इक्वल टू बी साइन थीटा प्लस ए बी कॉस थीटा। तो अल्फा में क्या मिलेगा, अल्फा इज इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ बी साइन थीटा डिवाइडेड बाई ए प्लस बी कॉस थीटा। ठीक है, ये आपका एंगल होगा। यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, टू वेक्टर्स हैविंग इक्वल मैग्नीट्यूड ए मेक्स एन एंगल थीटा विथ ईच अदर, फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट। तो हमें बोला है कि दो वेक्टर है, एक वेक्टर ये है ए, और दूसरा वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी ए है, पर उन दोनों के बीच में एंगल कितना है, थीटा है। ठीक है, तो इन दोनों का आप ऐड करेंगे तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, हम ये फॉर्मूला में डाल देते हैं, स्मॉल ए के जगह भी कैपिटल ए होगा, स्मॉल बी के जगह भी कैपिटल ए होगा। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस 2a कॉस थीटा, तो यहाँ पे डाल दिए रूट ओवर 2a स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 4a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। तो मैग्नीट्यूड हमें यहाँ पे क्या मिला, रूट ओवर करने पे 2a cos theta by 2. The resultant will make an angle alpha with the first vector where tan alpha is equal to, जो आपको यहाँ पे फॉर्मूला दिया गया था, तो अल्फा विल बी इक्वल टू, तो tan alpha is equal to tan theta by 2 यहाँ पे निकल रहा है, तो दिस इम्प्लाइड दैट दिस अल्फा इज इक्वल टू थीटा बाई 2, जो कि यहाँ पे निकल दिया। तो आप ऐसे कर सकते हैं, या फिर अगर यहाँ पे वैल्यू दिया होगा, जैसे यहाँ पे इसका वैल्यू आया tan थीटा बाई 2 का वैल्यू आया आपको समथिंग आया 5-6, तो अल्फा इज इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ जो भी यहाँ पे वैल्यू होगा ऐसे भी निकाल सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय ए नंबर, तो अगर हम एक वेक्टर को, कोई ए या बी वेक्टर है, तो उसको हम कोई एम या एन नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा, तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे यहाँ से यहाँ पे हम के स्केलर मतलब कोई नंबर से मल्टीप्लाई किए तो उसका मैग्नीट्यूड के टाइम्स बढ़ जाएगा। अगर हम -1 से मल्टीप्लाई किए, जैसे एक वेक्टर ए ऐसा है, अब हम इसको -1 से मल्टीप्लाई किए तो इसका डायरेक्शन खाली चेंज हो जाएगा और कुछ नहीं होगा, माइनस से मल्टीप्लाई करने पे इसका डायरेक्शन चेंज हो जाता है। तो अगर ये ए था तो माइनस से ऐसा होगा। अगर आपका यहाँ पे ये बी है, इसको हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 2 3 4 5 5 टाइम्स हो जाएगा, ये 5 टाइम्स बी हो जाएगा। तो उसका बस मैग्नीट्यूड चेंज होगा, और नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करने से उसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, -1 से मल्टीप्लाई करने से।
अगर -5 पे करें तो डायरेक्शन चेंज होकर 5 टाइम्स वो लंबा हो जाएगा। ठीक है। सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, वेक्टर को हम कैसे सब्ट्रैक्ट करें? तो अगर ए से हम बी को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो इसमें क्या करना पड़ेगा कि -b, a-b है तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं a प्लस -b। ठीक है। तो पहले ये a था, ठीक है, और b ये है, -b करने पे ऐसा हो जाएगा। तो अगर इसको हम इधर शिफ्ट कर दिए, ठीक है, -b इस वेक्टर को तो हम शिफ्ट कर सकते हैं, तो a माइनस b विल बी दिस, ये a-b होगा। ठीक है। तो इसको फिर आप वेक्टर एडिशन की तरह ही कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, टू वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड 5 यूनिट हैव एन एंगल 60 डिग्री बिटवीन देम, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ ए, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द सम ऑफ द वेक्टर्स एंड डिफरेंस ऑफ द वेक्टर्स। तो दो वेक्टर 5 यूनिट का है, ये भी 5 यूनिट का है, ये भी 5 यूनिट का, उनके बीच में कितना एंगल है? 60 डिग्री। ठीक है। तो ए प्लस बी करेंगे तो ये भी बी है और ये भी बी है, तो ए प्लस बी करेंगे तो ये होगा। ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड आप निकाल ही सकते हैं, 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 2, 5 इंटू 5 कॉस थीटा, 2ab कॉस थीटा होता है। तो यहाँ पे पुट कर दिए तो 5√3 यूनिट निकल गया ए प्लस बी का वैल्यू। और a माइनस बी का आप कैसे निकालेंगे? a माइनस बी इज द सम ऑफ a एंड माइनस बी एज शोन इन द फिगर, द एंगल बिटवीन a एंड माइनस बी इज 120 डिग्री। तो a और माइनस बी के बीच में कितना एंगल है? यहाँ पे आप देखिए, ये a था, ये b ऐसा था, इसको अगर हम माइनस भी करेंगे, ये माइनस भी हो गया, तो इन दोनों के बीच में कितना एंगल हुआ? 120 डिग्री। ठीक है। तो अभी थीटा इज इक्वल टू 120 डिग्री। तो आप इसको यहाँ पे पुट करेंगे, 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 120 डिग्री इज इक्वल टू 2 इंटू 5 कॉस 60 डिग्री इज इक्वल टू 5 यूनिट आपका आएगा। ठीक है। आप ऐसा कर सकते हैं, ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं है, आप वेक्टर डायग्राम बना देंगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। और आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे यहाँ पे एंगल 120 डिग्री हो गया, दो वेक्टर के बीच में एंगल निकालने के लिए आपको दोनों के जो टेल है तो उनको एक साथ रखना पड़ेगा और उनका डायरेक्शन जिधर है उधर ही रहने दीजिए। फिर उन दोनों के बीच में आपको एंगल, जो सबसे छोटा एंगल होगा उसी को आप उन दोनों के बीच का एंगल बताएंगे। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स, फिगर 2.8 shows a vector a is equal to OA, ठीक है, इन XY प्लेन ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन O। तो XY प्लेन में ओरिजिन, ये ओरिजिन है ये, ठीक है, और ये वेक्टर ए है। ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इन दोनों का रिजोल्यूशन निकाल रहे हैं। तो रिजोल्यूशन मतलब क्या होता है कि हमको इसको एक्स और वाई एक्सिस, एक्स और वाई कंपोनेंट में इसको हमें डिवाइड करना है। तो ए को हम क्या लिख सकते हैं, ये जो ओ ए है या फिर ए वेक्टर है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? अगर एक्स एक्सिस के साथ इसका एंगल अल्फा है और वाई एक्सिस के साथ इसका एंगल बीटा है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? ओ ए कॉस अल्फा प्लस ओ ए कॉस बीटा। तो एक्स एक्सिस के तरफ जो वेक्टर होता है, यूनिट वेक्टर, जिसका मैग्नीट्यूड क्या होता है? इसका मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 1 होता है। तो जो यूनिट वेक्टर एक्स एक्सिस के तरफ है उसको आई कैप करते हैं, और जो जे कैप जो है ये वाई एक्सिस के तरफ इसका यूनिट वेक्टर है, मतलब इसका मैग्नीट्यूड 1 है। तो इसको बस हम डायरेक्शन पता करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है। आई कैप अगर लग गया तो हमें पता चलेगा कि ए कॉस अल्फा आई कैप, ये वेक्टर एक्स एक्सिस की तरफ इसका डायरेक्शन है, और इसका जे एक्सिस मतलब वाई एक्सिस की तरफ इसका डायरेक्शन है। तो आई और जे को हम
यूनिट मैग्नीट्यूड यूनिट वेक्टर बोलते हैं। और जेड एक्सिस की तरफ जो यूनिट वेक्टर होता है उसको हम के कैप या फिर के बार करके लिखते हैं। वो आप आगे जाएंगे तो देखेंगे धीरे धीरे। तो इसको हम ओबी को क्या लिख सकते हैं, ओबी इज इक्वल टू ए कॉस अल्फा आई कैप एंड ओसी इज इक्वल टू ए कॉस बीटा जे कैप। ठीक है, तो ए इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, ए इज इक्वल टू ओबी आई कैप प्लस ओसी जे कैप। देखिए ये दोनों का अगर हम वेक्टर एडिशन करेंगे, ए कॉस अल्फा आई कैप कितना था, इधर था ए कॉस अल्फा आई कैप, ये है। ठीक है, ए कॉस अल्फा आई कैप, और ये है ए कॉस बीटा जे कैप। ठीक है, अब इन दोनों का वेक्टर एडिशन करेंगे तो इसको हम यहाँ पे शिफ्ट कर देते हैं, इसको ये इधर शिफ्ट हो गया। तो इन दोनों का एडिशन करेंगे तो क्या आ रहा है, वही ए वेक्टर ही आ रहा है। ठीक है, अब इन दोनों को आप इस फॉर्मूला में डालेंगे, जो वेक्टर एडिशन के फॉर्मूला में, ए कॉस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस ए कॉस बीटा का होल स्क्वायर प्लस 2 ए कॉस 90, ये 0 हो जाएगा। ए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, और हम इसको 3 एक्सिस में लिखेंगे तो इसका कंपोनेंट हम ऐसा लिख सकते हैं, ए इज इक्वल टू ए कॉस अल्फा आई कैप प्लस ए कॉस बीटा जे कैप प्लस ए कॉस गामा के कैप। अगर गामा के एक्सिस के साथ ए वेक्टर बनाता है, जैसे हमें ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, ये जेड एक्सिस हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे कोई वेक्टर ऐसा है, तो ये एक्स एक्सिस के साथ अल्फा बनाता है, वाई के साथ बीटा बनाता है, और जेड के साथ गामा एंगल बनाता है। तो हम ऐसा लिख सकते हैं कंपोनेंट उसको, जिसको हम कंपोनेंट या फिर रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर बोल सकते हैं। तो हमें यहाँ से पता चलता है कि कोई भी वेक्टर को हम इस तरह लिख सकते हैं, कोई भी वेक्टर हो। तो ये हमें कब यूज आता है, जब आपके पास बहुत सारा दिया होगा कि ऐसा एक रॉक है, ठीक है, और ये फोर्स इधर से काम कर रहा है F1, ये F2, इसका डायरेक्शन ऐसा है, इसका F3। ठीक है, तो इसको आप कंपोनेंट निकाल के बस एक्स वाई और जेड डायरेक्शन में फोर्स को बैलेंस कर देंगे तो आपको यहाँ पे इक्वेशन बहुत अच्छे से सॉल्व हो जाएगा। इसीलिए कंपोनेंट का बहुत यूज होता है, आपको बहुत ये हेल्प करेगा कंपोनेंट वाला चीज़। आप इसको अच्छी तरह से समझ जाइए, और अगर आपको दिक्कत होता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, देखते हैं। ए फोर्स ऑफ 10.5 न्यूटन एक्ट्स ऑन ए पार्टिकल along a direction making an angle 37 डिग्री with the vertical। तो यहाँ पे फोर्स कितना दिया है, 10.5 न्यूटन एक पार्टिकल के ऊपर एक्ट हो रहा है, मेकिंग एन एंगल 37 डिग्री विद द वर्टिकल। अगर ये वर्टिकल है, पार्टिकल ये है, तो ये 37 डिग्री है। ठीक है, फाइंड द कंपोनेंट ऑफ द फोर्स इन द वर्टिकल डायरेक्शन। तो इसका इस डायरेक्शन में क्या कंपोनेंट होगा, ये एफ कॉस ऑफ 37 डिग्री, एफ कॉस थीटा 10.5 न्यूटन इंटू कॉस 37। कॉस 37 का वैल्यू 4/5 है, तो यहाँ पर डाल दिए 8.4 न्यूटन। ठीक है, वी कैन इजिली ऐड इसका हॉरिजेंटल डायरेक्शन में क्या होगा, अगर आप यहाँ पे तो पूछा नहीं है, अगर आप जानना चाहते हैं तो एफ साइन थीटा। ठीक है, एफ साइन थीटा होगा हॉरिजेंटल डायरेक्शन में, ये आप निकाल सकते हैं। We can easily add 2 or more vectors if we know their components along the rectangular coordinate axis। तो ये जो एक्स वाई जेड होता है, इसको रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट एक्सिस बोलते हैं, एक्स वाई जेड।
और एक सर्कुलर कोऑर्डिनेट एक्सिस है, उसको हम बाद में देखेंगे, ये अभी इतना ज़रूरत नहीं है। 3 तरह का है, उसको हम बाद में देखते हैं। सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट एक्सिस, ये रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट एक्सिस है। अगर हमें 2 या 3 वेक्टर का कंपोनेंट पता है, जैसे ए का ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप, ए जेड के कैप, बी का इतना है, तो इनका एडिशन क्या होगा? ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या होगा? ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू, एक्स कंपोनेंट पहले ऐड कर देंगे, ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स आई कैप, क्योंकि तीनों का डायरेक्शन सेम है। फिर आपको आता है वाई कंपोनेंट, ए वाई प्लस बी वाई प्लस सी वाई जे कैप प्लस ए जेड प्लस बी जेड प्लस सी जेड के कैप, ठीक है। तो इनका आप ऐसा लिख सकते हैं, फाइनली आप इन तीनों को ऐसे लिख सकते हैं। तो इनका मैग्नीट्यूड आपको फाइंड आउट करना है। द रिजल्टेंट कैन बी इजीली फाउंड टू हैव ए मैग्नीट्यूड ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स का होल स्क्वायर प्लस ए वाई प्लस बी वाई प्लस सी वाई का होल स्क्वायर, मेकिंग एन एंगल अल्फा विद द एक्स एक्सिस, ठीक है। तो अगर इन दोनों का हम बस रिजल्टेंट निकालेंगे, यहाँ पे के को छोड़ दिए हैं, तो इसका हमें स्क्वायर रूट करके जैसे पहले निकालते थे उसी तरह हम रिजल्टेंट निकाल सकते हैं। डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। तो वेक्टर को हमारा 2 टाइप का प्रोडक्ट किया जाता है, मल्टीप्लिकेशन किया जाता है। एक डॉट प्रोडक्ट है और एक क्रॉस प्रोडक्ट है। तो यहाँ पे हम पहले डॉट प्रोडक्ट के बारे में जानते हैं। इसको हम स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं, ठीक है। क्यों स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं आगे जाके देखेंगे। तो ए और बी 2 वेक्टर हैं, तो इनका हम डॉट प्रोडक्ट कैसे करेंगे? इसको डेफिनेशन ये है कि इसका द डॉट प्रोडक्ट also called as scalar product of two vector a and b is defined as a dot b is equal to ab cos theta। तो हम इसको कैसे पढ़ेंगे? a dot b is equal to ab cos theta, where a and b are the magnitudes of ab respectively and theta is the angle between them। तो a और b ऐसा 2 वेक्टर होंगे और थीटा इनके बीच का एंगल होगा। तो इसको हम इनका डॉट प्रोडक्ट को क्या लिखेंगे? a डॉट b इज इक्वल टू magnitude of a into magnitude of b into cos of angle between them, cos of theta। The dot product is commutative and distributive। commutative मतलब क्या हो गया कि a डॉट b इज इक्वल टू b डॉट a, ये हो गया कॉम्यूटेटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव क्या हो गया कि इसको डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, ब्रैकेट में दिया होगा तो इसको हम खोल कर लिख सकते हैं। a डॉट ब्रैकेट विदिन ब्रैकेट b प्लस c इज इक्वल टू वेक्टर a डॉट b, वेक्टर a डॉट b प्लस वेक्टर a डॉट c, ब्रैकेट खोलेंगे तो ऐसा। तो जो स्केलर प्रोडक्ट है या फिर डॉट प्रोडक्ट है वो क्यूमुलेटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव 2 प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। द वर्क डन बाय ए फोर्स, एक एग्जांपल देखते हैं। द वर्क डन बाय ए फोर्स F ड्यूरिंग ए डिस्प्लेसमेंट R, फोर्स F है और डिस्प्लेसमेंट R, यहाँ पे वर्क डन कितना इज गिवन बाय एफ डॉट आर। तो वर्क डन को हम कैसे लिखते हैं? एफ डॉट आर करके लिखते हैं। कोई फोर्स एफ द्वारा अगर वो फोर्स के कारण कोई चीज का डिस्प्लेसमेंट आर डिस्टेंस तक होता है तो कितना वर्क हुआ? एफ डॉट आर। सपोज ए फोर्स ऑफ 12 न्यूटन एक्ट्स ऑन ए पार्टिकल इन वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन। 12 न्यूटन कोई पार्टिकल के ऊपर सीधा ऊपर की तरफ लग रहा है, कितना लग रहा है? 12 न्यूटन, ठीक है, वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन, and the particle is displaced through 2 मीटर in vertically downward direction। पर पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? डाउनवर्ड की तरफ कितना? 2 मीटर हुआ। फाइंड द वर्क डन बाय द फोर्स ड्यूरिंग दिस डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे ये जो फोर्स का डायरेक्शन क्या है? एफ इधर है ऊपर, और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन क्या है? आर का इधर। तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना हुआ? 180 डिग्री, ठीक है। तो एफ डॉट आर है
तो एंगल बिटवीन द फोर्स F एंड द डिस्प्लेसमेंट R इज 180 डिग्री। दस द वर्क डन इज W इज इक्वल टू F डॉट R, जो कि यहाँ पे प्रॉब्लम में ही आपको दिया हुआ है, इज इक्वल टू F मैग्नीट्यूड ऑफ F इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ R इंटू कॉस थीटा। थीटा कितना है 180 डिग्री। तो थीटा 180 डिग्री डालेंगे तो -1 हो जाएगा वो, तो 12 इंटू 2 -24 न्यूटन मीटर इज इक्वल टू -24 जूल। तो यहाँ पे नेगेटिव वर्क डन हुआ, ठीक है। ये आपको जस्ट फॉर्मूला डालना है और सब कुछ खुद निकल आएगा। डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट्स अलोंग द कोऑर्डिनेट एक्सिस। सपोज हमारे पास दो वेक्टर हैं ए और बी, ठीक है, और इनका तीनों डायरेक्शन एक्स वाई और जेड डायरेक्शन में कोऑर्डिनेट एक्सिस की तरफ इनका दिया गया है यूनिट ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। बी का भी वैसे ही दिया है बी एक्स आई कैप बी प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप, ठीक है। अब ए डॉट बी करेंगे तो हम कैसे करेंगे, इस तरह डॉट प्रोडक्ट कर दिए, फिर इनको हम इस डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के हिसाब से खोल देते हैं। इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, ए एक्स बी एक्स आई कैप डॉट आई कैप प्लस ए एक्स प्लस बी वाई आई कैप प्लस जे कैप, ठीक है, आई और जे, फिर आई डॉट के, ठीक है, प्लस ए वाई, इसका तो खत्म हो गया, फिर इसको पकड़ते हैं ए वाई बी एक्स जे कैप डॉट आई कैप ए वाई बी वाई जे कैप डॉट जे कैप ए वाई बी जेड जे कैप डॉट के कैप, ठीक है, इसी तरह लिख दिए। सिंस आई जे एंड के आर म्यूचुअली ऑर्थोगोनल, ऑर्थोगोनल मतलब क्या है, इन तीनों के बीच में ये एक्स ये वाई ये जेड एक्सिस है, ठीक है, तो इन तीनों के बीच में एंगल 90 डिग्री है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या पता चला, आई, ये आई है, ये जे है और ये के, तो आई डॉट जे इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ आई 1 मैग्नीट्यूड ऑफ जे 1 कॉस ऑफ 90 डिग्री। कॉस 90 कितना होता है, 0 होता है। तो आई डॉट जे इज इक्वल टू 0। इस तरह आई डॉट के भी 0 होगा क्योंकि इन दोनों के बीच में 90 डिग्री एंगल है। जे डॉट के भी 0 होगा। तो ये सब आई डॉट जे इज इक्वल टू आई डॉट के इज इक्वल टू जे डॉट आई इज इक्वल टू जे डॉट के इज इक्वल टू के डॉट आई इज इक्वल टू के डॉट जे इज इक्वल टू 0 होगा। क्यों होगा 0, क्योंकि उन एक्सिस के बीच में एंगल थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस 90 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो आई डॉट आई इज इक्वल टू 1 क्योंकि उन दोनों के बीच में एंगल 0 है, आई डॉट आई करेंगे तो कॉस 0 इज इक्वल टू 1। इसी तरह आई डॉट आई इज इक्वल टू जे डॉट जे इज इक्वल टू के डॉट के इज इक्वल टू 1। Using these relations in equation 1 we get a dot b is equal to ax bx plus ay by plus az bz, ठीक है। तो इनको हम स्केलर क्यों बोलते हैं, हम पहले देख चुके थे, स्केलर उसको बोलते हैं जिसका कोई डायरेक्शन नहीं है। तो अगर हम दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो जो भी वैल्यू आता है वो स्केलर वैल्यू है, इसका कोई डायरेक्शन नहीं है। देखिए इन दोनों का डायरेक्शन था, पर इसका जो डॉट प्रोडक्ट है उसका कोई डायरेक्शन नहीं है, इसलिए इसको हम स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। उसके बाद आता है क्रॉस प्रोडक्ट या फिर उसको हम वेक्टर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। तो जैसे ए और बी दो वेक्टर हैं, उनको हमारा क्रॉस प्रोडक्ट किए ए क्रॉस बी, तो ए क्रॉस बी जो होगा ये खुद एक वेक्टर होगा, इसीलिए हम इसको वेक्टर प्रोडक्ट बोलते हैं। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा, ए बी साइन थीटा, ठीक है। स्केलर प्रोडक्ट का कितना मैग्नीट्यूड था, ए बी कॉस थीटा, और वो स्केलर ही था। पर ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड तो ए बी साइन थीटा होगा, पर उसका डायरेक्शन भी होगा और वो एक वेक्टर भी होगा। तो जैसे हम यहाँ पे
ए और बी को लेते हैं, उन दोनों के बीच में कोई थीटा एंगल है, ठीक है। तो उनको हम क्या लिखेंगे, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा इन डायरेक्शन विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी। और उसका डायरेक्शन क्या होगा, परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी, ठीक है। इन दोनों से परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम राइट हैंड अपना लेते हैं, जैसे ए क्रॉस बी हम करेंगे। अब ए का डायरेक्शन इधर है, ठीक है, बी का डायरेक्शन इधर है, देख लीजिए। तो ए क्रॉस बी कर रहे हैं तो ऐसा करके हम घुमाएंगे हाथ को, उंगली को जैसे हम फोल्ड करेंगे तो हमारा जो थंब ये जो है ये किस डायरेक्शन में जा रहा है, ऊपर जा रहा है। तो ए क्रॉस बी का इसका डायरेक्शन क्या होगा, ऊपर होगा। ए क्रॉस बी विल बी परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी, ठीक है। तो ये जो राइट हैंड डायरेक्शन में होता है, राइट हैंड यूज करते हैं हम डायरेक्शन निकालने के लिए, तो ये बहुत हेल्पफुल होता है। जैसे आप कोई भी डायरेक्शन में कुछ होगा तो आप राइट हैंड रूल के हिसाब से इसको वेरीफाई कर सकते हैं। देखिए इन दोनों के बीच में कितना एंगल है, डजंट मैटर कि इनके बीच में ये 30 डिग्री है कि 60 डिग्री है, पर ए क्रॉस बी का डायरेक्शन इन दोनों के परपेंडिकुलर में ही होगा, ऊपर ही होगा। 30 डिग्री हो या 50 डिग्री हो या 60 डिग्री हो, फर्क नहीं पड़ता। ए क्रॉस बी करोगे तो इसका डायरेक्शन ऊपर ही होगा। इट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ ए एंड बी, ठीक है। A cross B is perpendicular to both A and B. Thus it is perpendicular to the plane formed by A and B. इसको आपको याद रखना है। The direction of the thumb gives direction of arrow to be put on the vector A cross B, ठीक है। Note that this rule makes the cross product non-commutative. क्रॉस प्रोडक्ट कम्यूटेटिव नहीं होता है। ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए होता है। ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। और जो हम पहले रूल यूज किए उसको हम राइट हैंड थंब रूल बोलते हैं, क्योंकि हम अपना दाहिना हाथ यूज करते हैं, राइट हैंड यूज करते हैं, इसलिए राइट हैंड थंब रूल, थंब को यूज करके हम इसके डायरेक्शन पता करते हैं, इसलिए थंब रूल बोलते हैं उसको, राइट हैंड थंब रूल। और ये नॉन कम्यूटेटिव है, ये तो आप देख लिए। और जो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है इसको फॉलो करता है क्रॉस प्रोडक्ट, सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करता है, एसोसिएटिव लॉ भी फॉलो नहीं करता है। ए क्रॉस बी क्रॉस सी इज नॉट इक्वल टू ए क्रॉस बी क्रॉस सी, इन दोनों को ब्रैकेट में रखेंगे तो ऐसा फॉलो नहीं करेगा। पर ये जो चीज है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ये फॉलो करता है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ स्केलर और स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट या फिर क्रॉस प्रोडक्ट और जो डॉट प्रोडक्ट दोनों फॉलो करते हैं। क्या फॉलो करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ ये जो वेक्टर प्रोडक्ट है ये फॉलो नहीं करता, पर स्केलर प्रोडक्ट फॉलो करता है। एसोसिएटिव लॉ ये फॉलो करता है, ये फॉलो नहीं करता है, जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो फॉलो नहीं करता, पर जो वेक्टर प्रोडक्ट है उसमें हम जैसे ए डॉट बी डॉट सी करेंगे तो इसमें क्या होता है, ए डॉट बी करेंगे तो ऑलरेडी ये एक स्केलर हो जाएगा, फिर इसके साथ मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा। तो एसोसिएटिव लॉ भी स्केलर प्रोडक्ट फॉलो नहीं करता है, क्योंकि ऑलरेडी ये ए डॉट बी तो स्केलर हो जाएगा, तो फिर इसके साथ कैसे हम करेंगे। When we choose a coordinate system of any two perpendicular lines may be chosen as x and y axis. However, once x and y axis are chosen, there are two possible choices of z axis. The z axis must be perpendicular to the xy plane, but the positive direction of z axis may be defined in two ways. We choose the positive direction of z axis in such a way that I cross j is equal to k. तो जैसे हम x और y एक्सिस चूज कर लिए,
जैसे ये एक्स है, ये वाई एक्सिस है, तो जेड एक्सिस हमारा इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है। तो हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि पॉजिटिव, कौन सा पॉजिटिव है, ये जेड पॉजिटिव है कि ये वाला पॉजिटिव है। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये आई, आई क्रॉस जे, राइट हैंड थंब रूल अप्लाई करेंगे तो इसका डायरेक्शन क्या होगा, ये होगा। तो ये है पॉजिटिव जेड एक्सिस, ये है नेगेटिव जेड एक्सिस, ठीक है। सच ए कोऑर्डिनेट सिस्टम इज कॉल्ड राइट हैंडेड सिस्टम, क्योंकि हम इसको राइट हैंड यूज करते हैं डिटरमाइन करने के लिए जेड एक्सिस का पॉजिटिव डायरेक्शन, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम। इसी तरह आई क्रॉस जे इज इक्वल टू, आई क्रॉस जे इज इक्वल टू के, जे क्रॉस के इज इक्वल टू जे, जे क्रॉस के इज इक्वल टू आई, और के क्रॉस आई, ये के हो गया, के क्रॉस आई करेंगे तो हमें मिलेगा जे, ठीक है। तो इसको आप आई जे के ऐसा लिख दीजिए, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, आई क्रॉस जे इज इक्वल टू के, जे क्रॉस के इज इक्वल टू आई, के क्रॉस आई इज इक्वल टू, के क्रॉस आई इज इक्वल टू जे, ठीक है। अगर आप जे क्रॉस आई करेंगे, जे क्रॉस आई करेंगे तो ये माइनस के हो जाएगा, क्योंकि डायरेक्शन इसका उल्टा हो रहा है। तो इसको आपको याद रखना पड़ेगा, आई जे के आई जे के आई जे के ऐसा होने पे पॉजिटिव होगा, राइट हैंड होगा, ठीक है। इसको आप याद रखेंगे तो बहुत हेल्पफुल होगा, तो इसको आप याद रख लीजिए। इसके बाद जीरो वेक्टर आता है और इसके बाद डिफरेंशियल कैलकुलस है, जिसको हम बाद में करेंगे। तो हम यहाँ पे एक एग्जांपल कर लेते हैं, उसके बाद आपको जीरो वेक्टर के बारे में बताएंगे। द वेक्टर a has a magnitude of 5 unit, b has a magnitude of 6 unit, and the cross product of a and b has a magnitude of 15 unit. Find the angle between a and b. तो यहाँ पे आपको क्या दिया है, a का मैग्नीट्यूड 5 यूनिट है, b has a magnitude of 6 unit, and the cross product of a and b has a magnitude of 15 unit. Find the angle between a and b. तो a और b के बीच में एंगल पूछा है। तो मैग्नीट्यूड को हम क्या करते हैं, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड को हम क्या लिखते हैं, ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू साइन थीटा। तो ये कितना दिया है, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड 15 दिया है, ठीक है। ए का मैग्नीट्यूड 5 है, 5 इंटू 6, बी का मैग्नीट्यूड 6 है, इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू 15। तो ये कट जाएगा, तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या आ रहा है, 1/2। तो थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 1/2, साइन इनवर्स ऑफ 1/2 इज इक्वल टू 30 डिग्री या फिर 150 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे हमें एंगल मिल गया। द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, ए और बी के बीच में एंगल पूछा था, जो कि हमें यहाँ पे मिल गया। द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इन टर्म्स ऑफ द कंपोनेंट्स अलोंग द कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो आप ए को ए ऐसा दिया है, बी ऐसा दिया है कंपोनेंट में, तो इसका हम क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो क्या निकलेगा, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ऐसा करेंगे, और इसको आप डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के हिसाब से निकाल देंगे, ए एक्स आई क्रॉस बी एक्स आई, ए एक्स बी एक्स, आई क्रॉस आई क्रॉस जे, आई क्रॉस के। आई क्रॉस आई जीरो होता है, आपको पता ही होगा, क्योंकि इन दोनों ए मैग्नीट्यूड क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा, साइन ऑफ जीरो इज इक्वल टू थीटा, यहाँ भी जीरो है तो साइन ऑफ ए बी साइन थीटा। आई और आई के बीच में एंगल कितना है, जीरो है, तो थीटा की जगह जीरो पुट करेंगे तो ये टोटल जीरो हो जाएगा, ये जीरो, ये जीरो, और ये भी जीरो, ठीक है। आई क्रॉस जे इज इक्वल टू के, ए एक्स बी वाई के प्लस ए एक्स बी जेड, आई क्रॉस के इज इक्वल टू कितना होता है, माइनस जे। इसको निकालने के लिए आप आई जे के कर दीजिए, आई क्रॉस जे इज इक्वल टू के,
आई क्रॉस के इज इक्वल टू माइनस जे, आई क्रॉस के इज इक्वल टू माइनस जे, डायरेक्शन चेंज हो रहा है। इस तरह जे क्रॉस आई इज इक्वल टू माइनस के, यहाँ पे लिखा है जे क्रॉस जे जीरो हो जाएगा, जे क्रॉस के इज इक्वल टू आई। तो इसको आप सॉल्व करके, इसका भी आप सॉल्व करके ऐसा लिख देंगे तो फाइनली आपको क्या आएगा, ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई। इसको आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसी तरह कंपोनेंट लेके बस इसको याद रखिए, ये जो चीज़ है कैसे इसका डायरेक्शन वेरीफाई करना है। तो ये आप आराम से ए क्रॉस बी को आप आराम से निकाल सकते हैं, तो आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं, आप इसको कंपोनेंट में करके आराम से निकाल सकते हैं। खाली आपको ये याद रखना पड़ेगा कि आई क्रॉस आई इज इक्वल टू जीरो होता है, आई क्रॉस आई इज इक्वल टू जीरो इज इक्वल टू जे क्रॉस जे इज इक्वल टू के क्रॉस के, ठीक है, इज इक्वल टू जीरो। बाकी जो होता है राइट हैंड थंब रूल या फिर इस डायग्राम से आप निकाल ले सकते हैं। और एक होता है जीरो वेक्टर। इफ वी ऐड टू वेक्टर्स ए एंड बी we get a vector. Suppose the vectors a and b have equal magnitudes but opposite direction. यहाँ पे क्या बोल रहा है, opposite direction मतलब b is equal to minus of a, ठीक है। तो इन दोनों को आप ऐड कर देंगे तो उनका वैल्यू क्या आएगा, जीरो आएगा। The magnitude of this vector will be zero. For mathematical consistency, it is convenient to have a vector of zero magnitude, although it has little significance in physics. बहुत ज़्यादा कुछ इसका काम नहीं है, बहुत आता भी नहीं है जीरो वेक्टर। This vector is called zero vector. The direction of a zero vector is indeterminate. तो जो वेक्टर का मैग्नीट्यूड ही नहीं है, आप उसका डायरेक्शन किधर निकालेंगे। तो जीरो वेक्टर का डायरेक्शन डिटरमाइन नहीं किया जा सकता, इसलिए इनडिटर्मिनेट है। वी कैन राइट दिस वेक्टर एज जीरो बार। इसको आप किस तरह लिख सकते हैं, जीरो बार। द कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो वेक्टर इज ऑल्सो हेल्पफुल when we consider vector product of parallel vectors. If A is parallel to B, the vector A cross B is zero vector for any vector, जो कि जैसे I और I का, I और I दोनों तो पैरेलल ही है ना, तो दो पैरेलल वेक्टर होंगे, उनके बीच में एंगल कितना है, थीटा इज इक्वल टू जीरो फॉर A इज पैरेलल टू B। तो साइन थीटा कितना होगा, जीरो होगा, इसलिए A क्रॉस B करने पे वो जीरो हो जाएगा। तो इसमें थोड़ा सिग्निफिकेंस है, ये तो और कुछ नहीं है। जीरो वेक्टर के साथ आप कोई वेक्टर को ऐड करेंगे तो वही जिसको ऐड किया तो वही वेक्टर आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर से जीरो हो जाएगा, कोई नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी वो जीरो रहेगा। जीरो के साथ कोई नंबर मल्टीप्लाई करने पे जैसे जीरो रहता है उसी तरह जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे डिफरेंशियल कैलकुलस है और बाकी सब चीज़ें, इसको हम कल अच्छे से पढ़ते हैं। इसको समझने पे बहुत काम आएगा। तो इसके बाद हम जो रियल फिजिक्स है उसके अंदर जाएंगे। तो आप यहाँ पे एग्जाम्पल वगैरह होगा, आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, जो कि हम आज पढ़ चुके हैं, वर्कड आउट एग्जाम्पल है। जैसे ये भी वेक्टर का है, ये भी वेक्टर का है, इसको कर सकते हैं। अगर समझ में नहीं आया तो कमेंट करके बता सकते हैं, कोई प्रॉब्लम को लेके मैं समझा दूंगा। इसको भी थोड़ा अच्छे से पढ़िए और आपको आराम से समझ में आ जाएगा। यहाँ पे ये भी कर सकते हैं, पढ़ लीजिए, पहले क्वेश्चन पढ़ के इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए। अगर सॉल्व नहीं होता तो एग्जाम्पल देखिए, फिर आपको एक आइडिया आ जाएगा कि किस प्रोसेस में किया गया है और क्यों किया गया है। हमको क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको क्या पहले देखना पड़ेगा, व्हाट इज गिवन, ठीक है, एंड व्हाट इज आस्किंग, क्या क्या पूछ रहे हैं। तो यहाँ से यहाँ तक आने के लिए आपको प्रोसेस ढूंढ के उस प्रोसेस को अप्लाई करना है। इस प्रोसेस को ही अपना पना, यही इंटेलिजेंस है, जो ये प्रोसेस को समझ लिया कि यहाँ से गिवन से आस्किंग तक कैसे आएंगे, कैसे यहाँ तक पहुँचेंगे आंसर तक। आस्किंग मतलब आंसर आपको देना पड़ेगा, तो यहाँ आंसर तक कैसे पढ़ेंगे
पहुंचेंगे किस प्रोसेस से, वही प्रोसेस इम्पोर्टेंट है। आप इसको सॉल्व कर सकते हैं और देख लीजिए, ये भी इजी है। इसके बाद यहाँ तक आपको सब कुछ दिया हुआ है क्वेश्चन 10 तक। तो आप क्वेश्चन 10 तक समझ जाएंगे तो आपका वेक्टर थोड़ा बहुत क्लियर हो जाएगा। इसके बाद जो 11 वगैरह है डिफरेंशियल कैलकुलस का है, ये हम कल पढ़ेंगे, देखते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर रखता हूँ। सुनने के लिए धन्यवाद, और आप इसको शेयर भी कर दीजिएगा अच्छा लगा तो। बाय, सी यू सून।